हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। कैसे हैं सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा हूं। जैसा कि हमने कार्यक्रम का नाम रखा है, ये जो हमारा मंच है भारत की उड़ान, आपके पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। आपके मुताबिक आपके मंत्रालय ने इसमें क्या भूमिका अदा की है? भारत की ये जो उड़ान है उसमें क्या बड़ी भूमिका आपको नजर आती है, एक एक करके सर? अगर मैं रोड ट्रांसपोर्ट की बात करूं, जी 2014 से पहले जो देश के अंदर नेशनल हाईवेज बनते थे उनकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी। आज वो स्पीड बढ़कर 28 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है और कोविड जैसी विषम परिस्थितियों में हमारी स्पीड एक बार 36 किलोमीटर प्रतिदिन भी पहुंची है। तो मैं आपको रोड हाईवेज की और ट्रांसपोर्ट की स्पीड बता रहा हूं कि इन 11 वर्षों में वो दुगनी से ज्यादा हो गई। और 2014 से पहले देश के अंदर जो नेशनल हाईवेज की लंबाई थी वो 92,000 किलोमीटर थी। आज वो बढ़ के 1,50,000 किलोमीटर हो गई है। लगभग 60,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे हमने इन 11 सालों में देश की जनता को सुपुर्द किया है। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताना चाहूं कि अक्सर एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो रोड ट्रांसपोर्ट में पिछले 5 वर्षों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण से लगभग 650 करोड़ मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज बीन जनरेटेड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और इंड्यूस्ड। इतना बड़ा आंकड़ा है, 650 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट पिछले 5 सालों में हमने रोड कंस्ट्रक्शन, रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से देश को दिया है, देश के युवाओं को दिया है। जी। और जो दूसरा मंत्रालय आपके पास है कॉर्पोरेट अफेयर्स का, अगर आपसे मैं पूछूं कि इसमें ऐसा आपने क्या किया जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई? 2016 में पहली बार किसी भी मंत्रालय ने अपना पोर्टल लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, जिसमें कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन और स्ट्राइक ऑफ और उसका मेंटेनेंस, तीनों चीजें हमने ऑनलाइन की और मैनुअल मिनिमम इंटरफेरेंस के साथ उसको लॉन्च किया। आज अगर किसी को अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो 2014 से पहले का समय था, उसके अंदर 1 साल लग जाया करता था, 350 दिन या उससे भी ज्यादा समय लगता था। आज अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी है और उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स, अपनी डिटेल्स समय से और पूरी जमा कराई है, तो हम 3 या 4 दिन के अंदर अंदर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करके देते हैं। और न केवल इनकॉर्पोरेशन करके देते हैं, पर इससे संबंधित जो 11 तरह के रजिस्ट्रेशंस हैं, जिसमें जीएसटी भी है, टिन नंबर भी है, बैंक का अकाउंट भी है, फैक्ट्री लाइसेंस भी है, अन्य जितने भी मैंडेट पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट भी है, वो सब चीजें भी हम जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं उसी दिन हम वो 11 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस भी उस कंपनी को देते हैं, ताकि वो चौथे दिन इनकॉर्पोरेशन से जस्ट अगले दिन अपनी कंपनी की फंक्शनिंग शुरू कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा काम किया है, जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज जो विश्व के स्तर पे भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो 152 के आंकड़े से 62 के आंकड़े पे पहुंचा है, जिसमें इस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। हर्ष जी, आपने राजनीति जो की, एमसीडी की राजनीति भी की दिल्ली में, और अब केंद्र में हैं आप, देश की राजनीति में भी हैं। दिल्ली में भी अब आप लोगों की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। उस पर भी एक छोटा सा सवाल है, इतने दिनों में आपको क्या बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है पिछली सरकार की तुलना में? कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते थे उस तरफ बिल्कुल जा रहे हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए, जब दिल्ली का विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि हम ये संकल्प लिया था, केवल एक बात बताने जा रहा हूं, इसके अलावा और भी बातें हैं। ये संकल्प लिया था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार
दिल्ली के अंदर शपथ लेगी, उस दिन जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसके अंदर हम दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान वय वंदन योजना लागू करेंगे। और आप देखिए पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू है, लेकिन केवल 3 राज्य ऐसे थे जहां पर लागू नहीं थी। उड़ीसा में लागू नहीं थी, तो उड़ीसा में भाजपा की सरकार आती है और आयुष्मान भारत योजना लागू होती है। वेस्ट बंगाल में लागू नहीं थी, आज भी लागू नहीं है, वहां पर ममता दीदी लागू नहीं करना चाहती हैं। और दिल्ली में भी जो हमारे से पहले की केजरीवाल साहब की सरकार थी, उन्होंने भी लागू नहीं किया। उसके लिए हम 7 सांसद माननीय न्यायालय के पास भी गए थे कि ये दिल्ली के लोगों के लिए लागू होनी चाहिए। हमने वायदा किया कि जिस दिन रेखा जी की सरकार ने शपथ ली, उसी दिन पहली कैबिनेट की बैठक में हमने 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए, पूरे देश में 5 लाख रुपए का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 साल में एक बार एक परिवार को मुफ्त है। हमने 10 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान वय वंदन योजना, जिसमें 10 लाख का प्राइवेट हॉस्पिटल में एक परिवार को 1 साल में एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मुफ्त है। और 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उनके लिए 10 लाख का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मुफ्त हो। इसकी हमने पहली कैबिनेट की बैठक में उसको लागू किया और आज 3 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत के कार्ड दिल्ली में बन चुके हैं और लोगों का इलाज, बुजुर्गों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त हो रहा है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण और एक बात बताई है मैंने। अच्छा, अब मैं वापस आता हूं, मोदी सरकार के कार्यकाल की बात करता हूं। 11 साल को लेकर आप लोग भी बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रहे हैं। आपके दृष्टिकोण से, आपके लिहाज से 2 कार्य ऐसे मुझे बताइए जो आपको लगता है कि मोदी सरकार के लिए वो गेम चेंजर है, जनता के लिए भी। मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संसद में कहा था कि सरकार से 1 रुपया चलता है और जनता तक 13-14 पैसे पहुंचते हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली आदरणीय मोदी जी ने, तो अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। न केवल कहा, 200 से ज्यादा गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई और उनको मूर्त रूप दिया। देश के 140 करोड़ जनता तक उनको लाभ पहुंचाया। जब पहला भाषण आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने 2014 में दिया था, तो उसमें उन्होंने 2 बातों के बारे में बात की थी। एक, स्वच्छता अभियान की बात की थी, दूसरा आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ जोड़ने की बात की थी। तो उस समय के विपक्ष ने बहुत कटाक्ष किया था कि प्रधानमंत्री जी को लाल किले के प्राचीर से इंटरनेशनल विषयों पर बातचीत करनी चाहिए, ये क्या स्वच्छता की बात कर रहे हैं, ये क्या आधार कार्ड की बात कर रहे हैं। तो वो देश के लिए, देश की जनता के लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए गेम चेंजर हुआ। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया और जिसमें आधार कार्ड को बैंक अकाउंट के साथ और उनके मोबाइल के साथ लिंक किया। आज देश में 140 करोड़ देशवासियों को अगर कोई भी लाभ सरकार से मिलना है तो बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधा मंत्रालय से या डिपार्टमेंट से बटन दबता है और किसान सम्मान निधि, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। किसान सम्मान निधि का, उज्ज्वला योजना की सब्सिडी सीधा बेनिफिशियरी तक पहुंचती है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। लेकिन और अकेले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के कारण से 3.5 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, उसका पिल्फरेज बंद हुआ है। ये देश की जनता के लिए और इस सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। नहीं, लेकिन देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने एक हैंडल पर लिखा है सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी जी कुछ बोलते भी हैं ठीक ठाक। नहीं, देखिए उन्होंने क्या बोला मैं आपको बता रहा हूं। कह रहे हैं कि हमें ऐसी राजनीति चाहिए जो इवेंट्स की चमक से नहीं, आम जिंदगी की सच्चाई से जुड़ी हो। और 2-4 उदाहरण उन्होंने रख दिए आपके सामने। पिछले 1 साल में 2 व्हीलर की बिक्री 17% और कार की बिक्री
लगभग 9% घट गई है। मोबाइल मार्केट में भी वो कह रहे हैं कि 7% की कमी है। दूसरी तरफ खर्च और कर्ज दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। मकान का किराया, घरेलू महंगाई, शिक्षा का खर्च, लगभग हर चीज महंगी होती जा रही है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से पहले तो राजीव गांधी जी के वक्तव्य पे ही पूछना चाहता हूं कि 1 रुपया चलता है 14 पैसे पहुंचते हैं। आज 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया का 1 रुपया देश की जनता को, बेनिफिशियरी को, लाभार्थी को पहुंचता है। पिछले 11 सालों के अंदर देश की इकोनॉमी, जब 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार आई थी तो भारत की इकोनॉमी के बारे में कहा जाता था 5th फ्रेजाइल इकोनॉमी है, कभी भी बिखर सकती है, कभी भी टूट सकती है। इन 11 सालों में इतनी बड़ी विपदा पूरे विश्व पे आई, देश पे भी आई। अगर मैं कोविड की बात करूं तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने कोविड की प्रॉब्लम को डील करने के लिए फ्रंट से लीड किया, और न केवल पूरे विश्व के अंदर केवल 4 देश ऐसे थे जो वैक्सीन बनाते थे। प्रधानमंत्री जी ने अपनी नीतियों के कारण देश की 2 बड़ी कंपनीज और उनके साथ पूरा सरकार का पैराफर्नेलिया का उनको सपोर्ट देते हुए देश में 2 वैक्सीन कोविड के लिए बनाई, और 220 करोड़ डोज भारत के नागरिकों को लगती हैं। इसके अलावा 150 देशों को भी ये कोविड की वैक्सीन भेजी जाती है, जिसमें से 50 देश ऐसे थे जिनको मुफ्त में दी जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये वैक्सीन देश में ना बन रही होती तो एक वैक्सीन जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती, एक इंजेक्शन जो हमें लगा, 3-3 इंजेक्शन लगे, उसकी एक की कॉस्ट 20,000 रुपए होती। आज तब 60,000 रुपए एक व्यक्ति के ऊपर खर्च करने पड़ते, सरकार करती या वो व्यक्ति खुद करता। मतलब एक परिवार को 2.5 लाख रुपए अपनी जान बचाने के लिए खर्च करने पड़ते। तो ये प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि, संकल्प शक्ति थी, जिसके कारण से पूरे देश को 220 करोड़ डोज कोविड की मुफ्त में लगती हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि जो देश की पर कैपिटा इनकम है वो 67% बढ़ी है। देश की पर कैपिटा इनकम 67% बढ़ी है। फॉरेन रिजर्व 135% बढ़ा है। देश की इकोनॉमी जो 5th फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, आज विश्व स्तर पर 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनके भारत उभरा है, जिसका परिणाम स्वरूप आज भारत विश्व में जो एक्सपोर्ट कर रहा है, $850 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत की तरफ से हो रहा है। तो ये देश की इकोनॉमी की स्थिति बनी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर। जब मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं आपको, 2008 में जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान से आतंकवादी आए और मुंबई में 250 से ज्यादा इनोसेंट लोगों को हताहत करके गए, मार के गए, टेररिज्म का बहुत बड़ा एक्ट था। उस समय की सरकार ने कोई रिटेलिएशन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया पाकिस्तान के ऊपर, और उनके नेता पाकिस्तान के नेताओं के साथ मिलकर के केवल पेपर पर साइन करके संधि कर रहे थे। अब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज जब 2016 में उरी की घटना होती है तो सर्जिकल स्ट्राइक होता है। पाकिस्तान के अंदर घुस के 5 आतंकवादी ठिकानों को हमारे सैनिक नेस्तोनाबूद करते हैं। 2019 में एयर स्ट्राइक होता है, और अभी ऑपरेशन सिंदूर आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। पहलगाम की कायराना हरकत के बाद 14 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर 9 बड़े आतंकवादी ठिकानों को अपने देश से मिसाइल सिस्टम के माध्यम से हमारी सेना ने वहां पे आतंकवाद को नेस्तोनाबूद किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे। जब पाकिस्तान ने उसका रिटेलिएशन किया तो भारत की सेना को भारत के प्रधानमंत्री जी ने फ्री हैंड दिया, और 3 दिन के अंदर पाकिस्तान घुटने पे आकर के सीज फायर की डिमांड कर रहा था। लाहौर के अंदर उनका एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। उनके द्वारा भेजी गई मिसाइल्स, ड्रोन, एक भी मिसाइल भारत के अंदर नुकसान नहीं पहुंचा पाई, और सभी ड्रोन्स का जो उनका हमला था
उसको निष्फल किया। भारत की सेना को सलाम है, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को 140 करोड़ जनता सलाम कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने सरकार की उपलब्धियां का ब्यौरा दिया, डिटेल में पूरी जानकारी आप लोग दे रहे हैं। एक बात जो है जिस पर विपक्ष बार बार आप लोगों को घेरता है वो है नौकरी, रोजगार सृजन की दिशा में कितना आगे आप बढ़ पाए? जो आप लोगों ने सोचा था, क्या उस तरफ जाते हुए हैं, दिख रहे हैं आप? रोजगार का मैंने आपको केवल एक छोटा उदाहरण दिया था कि रोड ट्रांसपोर्ट के कारण पिछले 5 साल में हमने 650 करोड़ मैन डेज का रोजगार पैदा किया। उसके अलावा जो भी नया रोजगार आता है उसको प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर किया जाता है। आप आंकड़ा देखेंगे तो उसका आंकड़ा पिछले 11 सालों के अंदर 9.5 करोड़ बढ़ा है, जो हमारा वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम स्टार्टअप में आज भारत का है। उसके कारण से 17 लाख नई नौकरियां मिली हैं। और इससे बड़ी बात अगर करूं तो इतने बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के कारण से आज देश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बना है, वो नौकरी देने वाला बना है। जो रोजगार मेला 2022 अक्टूबर से प्रधानमंत्री जी ने चालू किया है, उसमें 15 रोजगार मेलों के अंदर 10 लाख से ज्यादा देश की सर्विसेज में हमने युवाओं को इंडक्ट किया है। तो मैं अगर कुल मिला के बात करूं तो लगभग पिछले 11 सालों में 17 करोड़ से ज्यादा का रोजगार भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पैदा किया है। और जो आज देश की इकोनॉमी चौथे स्थान पर पहुंची है, उसके कारण से देश के अंदर पहले की सरकारों ने खूब कहा, कांग्रेस की सरकारों ने भी कहा गरीबी हटाओ, पर उन्होंने गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को हटाया। ऑन द अदर हैंड अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, अपनी सरकार की बात करूं तो 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये पहली बार देश के इतिहास में हुआ है कि 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। इतना सारा काम आप लोगों ने कर दिया, फिर राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं कि सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है? 2047 में भारत विकसित भारत होगा। ये जो अभी 11 साल गए हैं, ये उस विकसित भारत की आधारशिला है। नारी के सम्मान के लिए, माता के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री जी ने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय दूर गांवों में बना के दिए, चाहे वो घर में चाहे वो सार्वजनिक। उनके दिल में इस बात का दर्द था कि हमारी माता बहन चूल्हा लकड़ी जलाकर के भोजन बनाती है, उनके फेफड़े में कैंसर, टीबी, अन्य बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के माध्यम से माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया है। ये प्रधानमंत्री जी ने देश की माताओं बहनों के सम्मान के लिए किया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसी 200 से ज्यादा जन कल्याण की, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जिसके कारण से आज भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अच्छा, ये तो आपने डिटेल में पूरी जानकारी दी, दर्शकों को बताया कि आप लोगों ने क्या क्या किया है। भविष्य के लिए और क्या टारगेट है, क्या आप करना चाहते हैं? कुछ ऐसी चीज आपके मन में जो हो। मैंने बताया कि 2047 में विकसित भारत के लिए ये जो 11 वर्ष के काम है, ये उसकी आधारशिला है, ये उसका बेस है। अगर प्रधानमंत्री जी के मन में ये बात है कि 2070 में कार्बन नेट जीरो एमिशन की बात करते हैं, तो उसके लिए ग्रीन एनर्जी के ऊपर प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। और ना केवल बात करते हैं, आज सोलर, फॉसिल फ्यूल को कम करने के लिए सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज हमारे मंत्रालय ने भी E20 के जो इंजन्स हैं, जिसमें हम 20% इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिक्स करके उन इंजन्स में दे पाएंगे ताकि कार्बन एमिशन जीरो हो, तो ये काम हमने शुरू किया है। अभी भी 18% इथेनॉल, जो कि अगर हम इथेनॉल को लेकर के आते हैं तो हमारा पेट्रोल डीजल के ऊपर से निर्भरता कम होगी। जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है वो
वो भी कम होगा। और इथेनॉल हम इंडिजिनसली बना रहे हैं, चाहे वो हम गन्ने के खोल से बना रहे हैं, चाहे वो हम अन्य साधनों से इथेनॉल को बना करके उसके अंदर पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, ताकि नेट जीरो एमिशन 2070 का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको हम पूरा कर सकें। और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसके लिए भी कुछ आपके दिमाग में है, कुछ और करना चाहते हो, उनके लिए कुछ और सुगमता बढ़ाना चाहते हो? आप देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसका मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया। जब टाटा की नैनो की फैक्ट्री वेस्ट बंगाल में नहीं लग पा रही थी, वो वहां के ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिकल सिस्टम में फंसी हुई थी, तो प्रधानमंत्री जी का एक एसएमएस टाटा के सबसे टॉप व्यक्ति को गया, यू आर वेलकम इन गुजरात। तब उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। खाली एक एसएमएस ये उस समय नरेंद्र मोदी जी की सोच के बारे में बताता है कि, और फिर वो टाटा की नैनो की फैक्ट्री गुजरात में लगती है, वहां पर लाखों युवाओं को, लाखों लोगों को नौकरी मिलती है। ठीक इसी तरह देश के अंदर भी लगातार व्यापार को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए और इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए लगातार एमएसएमई के माध्यम से भी और अन्य विभागों के माध्यम से भी करप्शन फ्री गवर्नमेंट और सुशासन की सरकार, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को दे पा रहे हैं। अच्छा, मैं वापस एक बार फिर से राहुल गांधी पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि उन्होंने एक हैंडल पर लिखा कि एक एमएमएस थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके नेतृत्व में यूपीए ने मनरेगा दिया, जिससे करोड़ों गरीबों को रोजगार और सम्मान मिला। और दूसरा एमएमएस है मोदी मॉनिटरिंग सिस्टम, जो गरीब मजदूरों और बहनों से उनका मेहनताना तक छीन रहा है। राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं पूरा देश अच्छे से जानता है, पूरा देश उनके बारे में क्या कहता है सब अच्छे से जानते हैं। पर क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार 2008 में जो कराची से आए हुए आतंकवादियों का हमला था, उस समय कुछ कर पाई थी? नहीं। आज जीएसटी जैसा बड़ा कदम, 370 जैसा बोल्ड कदम अगर मोदी जी की सरकार ने लिया है, तो जीएसटी एक देश एक कर, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। उसके कारण से आपको मैं बताना चाहता हूं कि 17 से ज्यादा टैक्स और 13 जो अलग तरह के सरचार्जेस थे, उन सबको मर्ज किया एक जीएसटी में, जिसके कारण से 283% का टैक्स रेवेन्यू देश की इकोनॉमी में बढ़ा है। तभी भारत की इकोनॉमी चौथी सबसे बड़ी विश्व की इकोनॉमी बन के तैयार हो रही है। मनमोहन सिंह जी तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, वो भी ये काम कर नहीं पाए थे। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष मल्होत्रा जी, आप इस मंच पर आए और तमाम सवालों के बेबाकी से आपने जवाब दिए। और भविष्य के लिए आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जनता से संबंधित काम, जन कल्याण के काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित